गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा। लॉकडाउन में मैंने चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में कर सके। ओके, मैंने 8, 9 और 10 के कई सारे वीडियोस बनाए हैं। 8 का सबसे कम है, 9 के बहुत ज्यादा है और 10 का मैंने सिर्फ बायोलॉजी ही शुरू किया है। ओके, बायोलॉजी में मैंने अभी 10th चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो अभी बायोलॉजी का 8 चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर पिछले वीडियो में किया था और आज फिर कुछ और क्वेश्चन आंसर से उसको करवा के आज मैं कंप्लीट करूंगी। जितने भी क्वेश्चन आंसर है अभ्यास, आज उसको मैं पूरा करूंगी। ओके, तो इसके पहले मैंने 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन का जवाब बता चुकी थी। परागण क्रिया, सेकेंड क्वेश्चन शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या भूमिका, थर्ड क्वेश्चन यौन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखलाई देते हैं। 3 क्वेश्चन के बाद आज मैं 4th क्वेश्चन बता रही हूँ। उसके बाद फिर अभ्यास पूरा कंप्लीट करूंगी। अभ्यास में जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। जब माँ गर्भ गर्भ अवस्था में रहती है तो उसमें जो भ्रूण होता है उसको खाना पीना पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न ये है। तो उसका आंसर होगा कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही भोजन मिलता है। माँ के रुधिर से ही, माँ के ब्लड से ही पोषण मिलता है। तो इसके लिए शरीर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे कि हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा एक तस्तरी नुमा, एक प्लेट की तरह एक संरचना होती है जो कि यूटरस की भित्ति में धसी हुई रहती है। यूटरस यानी कि गर्भाशय। गर्भाशय का चित्र आप लोग को याद होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। तो वो तस्तरी नुमा जो प्लेसेंटा है वह यूटरस यानी कि गर्भाशय की दीवार में धसी होती है और उसमें भ्रूण की ओर एक ऊतक में कुछ प्रवर्ध होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं, उंगली नुमा संरचना होती है जिसे कि प्रवर्ध कहते हैं। वो माँ के ऊतकों में जो ब्लड रहता है, जो स्थान रहता है, वो उस प्रवर्ध को यानी कि वो उंगली जैसी जो संरचना रहती है जिसको विलाई कहते हैं, उसको घेरे हुए रहता है, उसको आच्छादित करते हैं यानी कि उसको चारों तरफ से उसको घेर के रखता है। और यह माँ से भ्रूण जो पोषण ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है एवं अन्य पदार्थ प्रदान करने हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है ना। क्योंकि माँ से भ्रूण को जो पोषण मिलता है वह क्या रहता है, वह ग्लूकोज और ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ, वाटर रहता है, अन्य पदार्थ प्रदान करने हेतु एक बृहद क्षेत्र करता है। तो इस तरह से माँ के शरीर में जो भ्रूण है, जो शिशु बनने वाला है, जो बड़ा होने वाला है, उसको कैसे भोजन मिलता है ना, माँ के रुधिर से मिलता है। तो वो विलाई जो रहता है वही आच्छादित रहता है, उसको घेर करके ऊतकों द्वारा रक्त स्थान होते हैं जो कि विलाई को घेर करके रखते हैं, उसको सुरक्षित रहते हैं और यह माँ से भ्रूण को पोषण यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, और जब थोड़ा सा एम्ब्रियो विकास करता है, डेवलप करता है थोड़ा सा, तो वो जो कुछ वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होता है उनका, वो
उसका निपटान कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है कि वह जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको प्लेसेंटा जो है उसको निपटान करता है, उसको वहां से हटा देता है, प्लेसेंटा भेज देता है। और इस तरह से भ्रूण को पोषण मिल जाता है। ये भ्रूण कितने दिनों का रहता है? माँ के शरीर में 9 महीने तक रहता है, धीरे धीरे डेवलप करता है और एक शिशु में जन्म ले लेता है ना। 9 महीने तक इसका डेवलपमेंट होता है माँ के शरीर के अंदर। ठीक। अब है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा क्या करेगा? यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? ये है क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कॉपर टी का यदि प्रयोग कर रही है तो उससे यौन संचारित रोग से रक्षा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर टी का जो प्रयोग है वह गर्भाशय में हो रहा है ना, ना कि वेजाइना में। तो वो प्रयोग हो रहा है कॉपर टी का गर्भाशय के अंदर, इसलिए कॉपर टी से किसी महिला की यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं कर सकेगी। ये सिर्फ गर्भ धारण को ही रोकने में सहायक है ना, क्योंकि गर्भाशय में उसको फिट कर दिया जाता है तो रोकने में सहायक होती है। और ये क्या करेगा कि सीमेन को एंट्री में रोकती है, उसको अंदर जाने नहीं देगी, है ना। तो इस तरह से ये नहीं रोक सकता है यौन संचारित रोगों को, नहीं रोक सकता है, ये नहीं बचा सकता है कॉपर टी। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा ये मैं ऐसे एक लाइन जनरली पढ़ते जाती हूँ, उसका क्वेश्चन आंसर करूंगी। अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन प्रणाली उसके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति कोशिका का निर्माण होता है। यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर का कई टुकड़ा में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग फिर नए जीव का विकास करेंगे। इनमें से कुछ मुकुल भी उभर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित किए जाते हैं। उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण है। इसमें संतति की उत्पत्ति एक जीव द्वारा होता है, एक इंडिविजुअल जीव बेस्टी द्वारा होता है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु 2 जीव भाग लेते हैं। जितना ये लिखा हुआ है वो तो आप लोग को समझ में आ रहा है, सब पढ़ा हुआ भी है और उम्मीद है सब जान रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे, है ना। वही वही चीज लिखा हुआ एक समीक्षा जो कि हम लोग पूरा पढ़ाई कर चुके हैं। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु 2 जीव भाग लेते, ये भी आप लोग जान रहे हैं। डीएनए प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो कि स्पीशीज के अस्तित्व को स्थायी रखने के लिए लाभप्रद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे कि परागण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। यौनारंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी, नए बालों का आना, ये लैंगिक परिपक्वता के निशानी है। मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड तथा मूत्र मार्ग तथा सिस्ट यानी कि पेनिस होते हैं
और टेस्टिज में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिज में, वृषण में। मानव में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, डिंबवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यानी कि यूट्रस तथा योनि वेजाइना पाए जाते हैं, है ना। ये हो गए मादा जनन तंत्र। क्या क्या क्या? ओवरी अंडाशय, डिंबवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय यूट्रस, योनि यानी कि वेजाइना, ये जो है सो मादा के जनन तंत्र है। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन डिंबवाहिनी में होता है ना। लैंगिक जनन क्रिया में क्या होता है? शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन डिंबवाहिनी में होता है। गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भ धारण रोका जा सकता है, जैसे कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर टी तथा अन्य युक्तियां इसके उदाहरण है। हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ये पूरा ऊपर में जितने भी लिखा हुआ हमने क्या सीखा, वह इसको याद करने से जैसे लगता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, है ना। अब है अभ्यास का पहला क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है,